Hello students, we have been discussing about effective demand. Effective demand का meaning बताया था मैंने आपको. It's a point where aggregate demand becomes equal with aggregate supply. Now for today's lecture children, we'll first try to understand what is the meaning of aggregate demand. Then we'll try to understand what is the meaning of aggregate supply. अच्छा, फिर दोनों को combine करके हम लोग derive करेंगे effective demand. Okay? एग्रीगेट डिमांड नॉर्मल वर्ड्स में जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स लाइक द एंटायर डिमांड फॉर द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे विल बी प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, लेट्स सी व्हाट आवर टेक्स्ट बुक और आवर नोट्स से चिल्ड्रन कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस, क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच एन एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक पर्टिकुलर मतलब कुछ लोग देश में काम पे जा रहे हैं. अच्छा, उस काम पे जाने वाले लोगों की वजह से कुछ चीजें प्रोड्यूस की जा रही है. अच्छा, अब ये जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है बच्चों लोग, उन चीजों को मार्केट में बेचने के लिए कितना प्राइस वो सेलर या फिर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है. क्या बोला? एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट at a produced or at a particular level of employment. अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली चिल्ड्रन कि जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही है उसको बेचने के लिए एक अच्छा खासा प्राइस मिलना चाहिए हम लोगों को. हाँ, तो वो कितना प्राइस चाहता है, मतलब व्हाट इज द प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोड्यूसर. सो वंस अगेन चिल्ड्रन, aggregate demand price is the amount of money which the entrepreneur expects to receive from the sale of output produced at a particular level of employment. अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है या फिर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है, हाँ, सो इट्स नथिंग बट इट इज द स्केड्यूल, इट्स अ टेबल ऑफ द प्रोसीड्स which are expected from the sale of output resulting from various amounts of employment. तो आप यहाँ पे एक बात पे फोकस करोगे बच्चों लोग, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन है. अभी यहाँ पे अगर आप एक कर्व देखोगे तो हमने कर्व डिराइव किया है, जरा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इसको. एक क्या है बच्चों लोग? एक्स एक्सिस. एक क्या है? वाई एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन. अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है हमने? इट्स नथिंग बट चिल्ड्रन द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे? Aggregate demand price. Now when you see this children, you actually realize that aggregate demand does not start from zero. क्योंकि बच्चों लोग यहाँ पे if the supply price if zero level of employment होता है बच्चों लोग, तो automatically demand कुछ नहीं होगा यहाँ पे. That means no one would expect to receive zero amount, right? अच्छा, उसके आगे बच्चों लोग जैसे जैसे employment का level बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ते जाता है, लेकिन डिमिनिश होते जाएगा. क्या होते जाएगा? डिमिनिश. इसकी वजह से इसका स्लोप मतलब अपवर्ड है नो डाउट, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ते जा रहा है. अच्छा, क्यों डिमिनिशिंग रेट पे होता है वो भी देख लेते हैं. इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीज विथ एग्रीगेट डिमांड प्राइस टेंड्स टू राइज. मतलब जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड प्राइस जो होता है बच्चों लोग वो बढ़ते जाता है. ओके, नाउ बट वन थिंग इज दैट चिल्ड्रन कि जब भी इनकम इंक्रीज होता है, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन इनकम, तो लोग वो जो बढ़ा हुआ इनकम है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे खर्च करते हैं बच्चों लोग, और कुछ पैसा सेव भी करते हैं. मतलब कंजम्पशन पे जाने वाला पैसा धीरे धीरे क्या होता जाएगा? थोड़ा कम होता जाएगा, डिमिनिश होते जाता है. ऐसे नहीं कि बच्चों पहले मैं 10,000 कमा तो 8,000 खर्च करता था, अगर मैंने 20,000 कमाया तो 10,000 एक्स्ट्रा कमाया तो पूरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दूं. नहीं, हम लोग को उसमें से ऐसे होता है, पहले 10,000 में से 8,000 खर्च होता, अगला जो 10,000 है उसमें से मैंने 6,000 ही खर्च किया. तो आपने देखा पहले 8, फिर 6, फिर 4, तो डिमिनिश होते जाता है ये सब कुछ. ठीक है, सो the output and employment increase, aggregate demand price rises at a diminishing rate. So the slope of the aggregate demand curve diminishes as the employment increase. जैसे जैसे employment बढ़ेगा तो aggregate demand price बढ़ेगा बच्चों लोग, लेकिन diminish होके बढ़ेगा. मतलब उसका बढ़ने का रेट क्या होता है? स्लो डाउन होता है. क्लियर? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहेगा तो पहले तो हम लोग एक डेफिनेशन बाहर करते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. वो एक्सपेक्ट्स टू रिसीव
वो वाला डेफिनेशन बात करेंगे। अच्छा, फिर डायग्राम बनाना, डायग्राम के नीचे आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, एक्स एक्सिस पे क्या बताया, वाई एक्सिस पे क्या बताया। अच्छा, फिर एडी इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। फिर जैसे जैसे बच्चों लोग इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होता है, बढ़ेगा, लेकिन इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन के लिए, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अच्छा, जब भी हम लोगों को प्रोडक्शन करना होता है तो एंटरप्रेन्योर्स को पता है बहुत सारा लेबर एम्प्लॉय करना पड़ता है, कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं, लेबर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है बच्चों लोग, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स which the entrepreneurs must recover। बच्चों, अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लेक्चर बना रहा हूं, आपको दे रहा हूं, तो इसका भी एक कॉस्ट होता रहेगा। अगर मैंने एक मोबाइल प्रोड्यूस किया है तो मोबाइल प्रोड्यूस करते वक्त मैंने कुछ खर्चा किया, उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉफिट भी है। और अगर एक मोबाइल बनाने के लिए मैंने 4000 रुपए खर्च किए तो आई मस्ट रिकवर 4000 रुपीज और एल्स आई विल नॉट सेल दैट मोबाइल इन द मार्केट। तो a certain minimum amount of proceeds will be necessary to induce employers to provide any given amount of employment। मतलब अगर मैंने एक चीज प्रोड्यूस की है और उसको मुझे बेचना है तो बाबा उसको बेचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम एक अमाउंट मिलना ही चाहिए, आई मस्ट रिसीव दैट अमाउंट। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है वो जाने दो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मोबाइल बेच के मेरे को 15,000 मिले, लेकिन मिनिमम मुझे 4,000 तो मिलना चाहिए। तो एक्सपेक्ट्स टू रिसीव कितना हो गया, 15,000, मस्ट रिसीव कितना हो गया, 4,000। हाँ, तो जो ऊपर का 11,000 रुपए होगा फिर वो मेरा एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है फिर। सो दिस मिनिमम प्रोसीड्स, अभी डेफिनेशन देखते हुए चलो, द मिनिमम प्रोसीड्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो यहां पे बच्चों उधर क्या बोला था, मिनिमम प्राइस विच वन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, और यहां पे हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम प्राइस विच अ एंटरप्रेन्योर मस्ट रिसीव इफ ही हैज टू सप्लाई द गुड्स एट सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो हियर इज अ फाइनल डेफिनेशन चिल्ड्रन, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which all the entrepreneurs in the economy must receive from the sale of output produced by any given level of employment। अब एक काम करो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वहां पे क्या बोलने का, which a producer expects to receive, और यहां पे क्या बोला, which a producer must receive। तो दो वर्ड्स अलग करोगे तो आपके दोनों डेफिनेशंस तैयार होते हैं। अच्छा, अगर उनको मिनिमम रिसीट नहीं मिल रहा है तो दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर आउटपुट, फिर वो लोग अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम। और अगर प्रोडक्शन कम किया तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, कम। द पॉइंट देयर इज डिक्रीज इन आउटपुट, देयर विल बी डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द इकोनॉमी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? यस। नाउ फ्रॉम दैट चिल्ड्रन, हियर द एग्रीगेट सप्लाई कर्व और द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज अ शेड्यूल ऑफ minimum amount of proceeds required to produce or induce मतलब motivate the entrepreneurs to provide varying amounts of employment। मतलब बिजनेसमैन लोगों को काम पे लगाए, बिजनेसमैन कुछ प्रोड्यूस करे तो उसको मोटिवेट करने के लिए जो कम से कम अमाउंट उसको मिलना चाहिए, what he must receive। हाँ, तो उसका जो एक शेड्यूल टेबल बनता है, चलो उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन करके बोलते हैं। सो इट शोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट, मतलब खर्चा बताएगा आपको, मिनिमम रिसीव्स विच मस्ट बी ऑब्टेन फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी कैन से। अच्छा, कर्व कुछ अलग तरीके से बनाया गया है यहाँ पे। अगेन चिल्ड्रन, ऑन द एक्स एक्सिस क्या बताया यहाँ पे, यस, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑन द वाई एक्सिस चिल्ड्रन इट्स एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अच्छा, फिर कर्व अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। अच्छा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ते जा रहा है, फिर एक पॉइंट आता है बच्चों जहां पे अपने देश का फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। क्या आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, एनएफ, दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेवल ऑफ इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके आगे बच्चों तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, कौन सा कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आगे नहीं जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा। मतलब देखो बच्चों,
अगर मेरे पास एक क्लासरूम है जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ सकते हैं, तो इनिशियली 10 स्टूडेंट्स थे, तो 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। लेकिन जब 60 होंगे तो आप उसमें और स्टूडेंट्स को बिठा नहीं पाओगे, तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो उसके आगे सप्लाई नहीं बढ़ता है। सप्लाई विल बिकम कांस्टेंट एंड पैरेलल टू विच एक्सिस? वाई एक्सिस। तो द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, स्टार्टिंग में बच्चों थोड़ा स्लोली राइज होता है और उसके बाद में फिर रैपिडली राइज होगा। अच्छा, शेप किस तरीके का आता हो तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, जैसे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के साथ कितना सप्लाई बढ़ता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो वी विल अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी फॉर सम टाइम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, वी कैन से। ठीक है, अच्छा अभी देखो, एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट आर पॉजिटिव, क्या बोला है? एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट आर पॉजिटिव द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स एज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सप्लाई कर्व आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा, इफ इट्स लेस एफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी एम्प्लॉयड, bottlenecks are encountered, that is the problems in production, diminishing rates will set in and aggregate supply curve will start rising more rapidly। मतलब जैसे आउटपुट बढ़ते जाता है बच्चों लोग, और फिर आपको पता चलेगा कि कुछ सप्लाई में प्रॉब्लम्स होते हैं, रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, कैपेसिटी खत्म हो गया है, तो आपको देखिएगा यहाँ पे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना स्ट्रेट होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया एनएफ पे, हाँ, तो इंक्रीज इन कॉस्ट कैनॉट रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप कितना भी खर्चा बढ़ाओ, कितना भी कुछ करो, इसके आगे प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। और फिर सप्लाई कर्व विल बिकम what? Vertical. It will become parallel to which axis? Y axis. तो ये तीन अलग अलग से इनिशियली स्लोली बढ़ता है, फिर रैपिडली बढ़ेगा और फिर स्ट्रेट हो जाएगा। तीन पॉइंट से पता चलता। अभी सवाल ये आता है कि ये सब पॉइंट्स में से हम लोग इफेक्टिव डिमांड की तरफ कैसे आते हैं? हाउ डू वी अचीव दैट इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट? सो इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव डिमांड, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। ओके, हियर इट्स चिल्ड्रन, the level of employment is determined at the point where aggregate demand price will equal the aggregate supply price। actual demand कहाँ पे होता है? जहाँ पे aggregate demand price और aggregate supply price क्या होंगे? equal होंगे। और इसी पॉइंट को हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों लोग? इट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलेंगे उसको? इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट पे बच्चों लोग एंटरप्रेन्योर्स को कोई सब नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दे आर गोइंग टू मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाएंगे वो लोग? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों लोग कि इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा? फिर बच्चों लोग इक्विलिब्रियम लेवल तब आता है व्हेन देयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब एक दूसरे को कट करेंगे तो वी विल से दैट इफेक्टिव डिमांड हैज बीन अचीव्ड। अच्छा, तो कैसे एक्सप्लेन करने का? सो फॉर दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर अ डायग्राम चिल्ड्रन। ठीक है, एडी कर्व बनाएंगे। अच्छा, एएस कर्व बनाते हैं। एडी कर्व क्या बताता है? व्हाट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव। अच्छा, और एएस कर्व क्या बताता है? व्हाट यू मस्ट रिसीव। और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव और मस्ट रिसीव जब इक्वल होते हैं तो उसको हम इफेक्टिव डिमांड का नाम देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इट हियर। अच्छा, वंस अगेन जो डायग्राम हमने बनाया बच्चों लोग उसी को यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। तो सी इट सिस्टमैटिकली चिल्ड्रन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या बताया गया है? इट्स वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? प्रोसीड्स और रिसीट्स। अच्छा, अभी देखो ये जो है बच्चों लोग, इसको हमने क्या बोला है? द रिसीट्स विच एन एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। उसकी एक्सपेक्टेशन है बच्चों लोग कितना रिसीट्स उसको मिलेगा। ओके, अच्छा, ये वाला है बच्चों लोग, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये क्या है? रिसीट्स विच ही मस्ट रिसीव इफ ही हैज टू एम्प्लॉय पीपल और प्रोड्यूस अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट और रिमेन इन बिजनेस। तो आप स्टार्टिंग में क्या देख सकते हो बच्चों लोग? यहाँ पे स्टार्टिंग में ओरिजिन पे आप देख सकते हो ए मस्ट रिसीव अमाउंट कम है बच्चों लोग। क्या? मस्ट रिसीव अमाउंट कम है और एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट थोड़ा ज्यादा है।
और ये कहां तक होता है बच्चों लोग, पॉइंट ई तक। पॉइंट ई पे आप देख सकते हो कि एक्सपेक्ट टू रिसीव और मस्ट रिसीव अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। इनडायरेक्टली चिल्ड्रन aggregate supply has become equal to aggregate demand. Aggregate supply has become equal to aggregate demand. That is the point of effective demand. क्या बोलने का उसको, effective demand. अच्छा, पॉइंट ई के आगे चले जाओगे आप तो आपका मस्ट रिसीव अमाउंट ज्यादा है और एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट क्या है, कम है। तो मुझे लगता है कि इसके आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि मस्ट रिसीव अमाउंट मोर है और एक्सपेक्टेड अमाउंट उसको कम दिखता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन से हियर चिल्ड्रन। पॉइंट ई जहां पे आप देख सकते हो कि लाइक आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इंटरसेक्टिंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अच्छा, इस पॉइंट को नाम क्या देंगे हम लोग चिल्ड्रन, इट्स द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और इससे हम लोग को पता चलता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये देखो चलो, यहाँ से स्टार्ट होके इधर तक जा रहा है ना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, दैट इज ओ से लेकर एन तक। अच्छा, इन अदर वर्ड्स at the point E, कौन से पॉइंट पे, E, what happens children, the proceeds which the entrepreneur expect to receive is just equal to the amount which they must receive and therefore their profits are maximized at ON level of employment। मतलब बच्चों लोग यहाँ पे पॉइंट ई पे उसका एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट जो है ना वो उसके मस्ट रिसीव अमाउंट को मैच करता है। अच्छा, सी चिल्ड्रन, if either more or less than ON is produced or employed, हाँ तो profits will be less than maximum। अगर आप ON से N point you can see here children, yes this is point N, इससे कम या फिर इससे ज्यादा, इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस करने के लिए गए तो प्रॉफिट्स बच्चों लोग मैक्सिमम से थोड़े कम हो जाएंगे। अच्छा, फॉर इंस्टेंस एट ON लेवल ऑफ आउटपुट, okay, aggregate demand curve AD lies above aggregate supply curve। क्या बोला है यहाँ पे कि लाइक वो ज्यादा या फिर कम की बात हो रही है ना बच्चों लोग। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल कि लेस देन ON मतलब ON से कम, तो आप देख सकते हो ये एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट बच्चों लोग ऊपर है और मस्ट रिसीव अमाउंट क्या है, कम है। तो इसकी वजह से फिर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एब्नॉर्मल प्रॉफिट, दे विल बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। लेकिन अगर आप ON के आगे चले गए तो आपको दिखेगा कि आपका एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट क्या है, कम है और मस्ट रिसीव अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों लोग, दे आर गोइंग टू फेस लॉसेस। ठीक है, सो आई थिंक लाइक यहाँ पे फिर वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, दे विल बी रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट क्योंकि उनका मस्ट रिसीव अमाउंट रिकवर नहीं होगा। सो यह देखा आपने एक बात नोटिस की, मतलब पॉइंट ई से पहले प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, पॉइंट की ई गेप आगे प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ फिर, पॉइंट ई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अच्छा अभी सवाल ये आता है बच्चों लोग यहाँ पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो, लेट मी टेल यू इन अ डायग्राम। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो AS कर्व है ना, ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, यस ये इधर आ गया और यहाँ से क्या हो गया, स्ट्रेट। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों लोग कि NF इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और अभी हमारे देश का एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कितना है, ON इफेक्टिव डिमांड, और NF क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड कब आ रहा है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आ रहा है या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले ही आ रहा है। द आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन। इस डायग्राम में आपका इफेक्टिव डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ चुका है, बराबर। अच्छा, मतलब अभी भी हमारे देश में थोड़ा आने में, ये जो गैप दिखता है ना बच्चों आपको, ये जो गैप दिख रहा है ये कुछ और नहीं बच्चों लोग, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सवाल ये आता है कि लाइक इसका मतलब एक क्लियर है कि द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड मे बी बिफोर और मे बी आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सवाल ये आता है कि लाइक यहाँ पे आप वो सेंटेंस को नोट कर सकते हो क्या, the equilibrium level of employment can be attained at any level of employment, that is the equilibrium level of employment may be or may not be
द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो मतलब क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि सर यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड आ गया लेकिन अपने देश में क्या नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस पॉइंट को हम लोग मैचिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब हम लोग चाहते हैं कि जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वहां पे ही इफेक्टिव डिमांड आए, मतलब अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो फिर उस डायग्राम को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है बच्चों लोग, वो भी हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, मतलब यू कैन जस्ट रिफर टू द एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन देयर, बट आई विल टेल यू हाउ दैट शिफ्टिंग इज एक्चुअली डन। इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बराबर, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखा है बच्चों लोग, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस को क्या दिखा है, प्रोसीड्स एंड रिसीट्स। फिर हमने सबसे पहले बनाया ये अपना एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अच्छा, ये है बच्चों लोग अपना एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, जो ऊपर जा रहा है कहाँ तक, पॉइंट E1 पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाके बच्चों लोग स्ट्रेट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, बराबर। अच्छा, अभी आपके हिसाब से बच्चों लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे इक्वल होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, एट पॉइंट E। तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, O से लेकर N तक, किधर, O से लेकर N तक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल दिखाई देगा आपको, ये देखो। अच्छा, लेकिन फुल, सॉरी, ON पे इफेक्टिव डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट किधर है बच्चों लोग, ये देखो ONF, मतलब अभी भी हमारे देश में, हमारा देश कहाँ पे, N पे, कहाँ पे जा सकता है, NF, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट आगे है, इफेक्टिव डिमांड पहले ही आ गया। अच्छा, अभी हम लोग चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट और इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट एक ही पॉइंट पे आना है आपको। तो दो बातें कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कर्व को नीचे शिफ्ट करेंगे ऐसे, ये देखो यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो हो सकता है कि लाइक बच्चों लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यही पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट और यही पॉइंट इफेक्टिव डिमांड का होगा। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई बच्चों लोग शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है, एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। तो केन्स ने फिर किसके ऊपर फोकस किया था, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हम लोग शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। तो या तो एग्रीगेट सप्लाई को कम करो या फिर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ। एग्रीगेट सप्लाई को कम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन क्या बचा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते। तो हमने बच्चों एग्रीगेट डिमांड को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और ये ऐसे नीचे जाते हुए बच्चों कौन से पॉइंट पे मिल गया, ये पॉइंट E। अभी पॉइंट E1 किसके साथ मैच करा, NF, मतलब क्या बच्चों लोग, नया एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 और AS कहां पे इंटरसेक्ट करे, पॉइंट E पे, मतलब इफेक्टिव डिमांड हुआ। और वही पॉइंट पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट भी उधर ही है, मतलब इधर फुल एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव डिमांड मैच हो गए। तो बच्चों लोग ध्यान रखना, अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है मैंने आपको बताया, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड को कैसे बढ़ाने का, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने का एक ही तरीका है बच्चों लोग, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ। इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाता है तो गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन। तो लोगों को कुछ इंसेंटिव्स देके, ज़्यादा लोन्स अवेलेबल करा के, क्रेडिट फैसिलिटीज, ओके, EMI फैसिलिटीज, ये सब देके लोगों से खर्चा बढ़ा देते हैं बच्चों लोग। और जैसे खर्चा बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड को ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव डिमांड साथ में आते हैं, मतलब अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज हाउ एग्जाम में आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आता है, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड प्राइस बताओ, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, या फिर आपको बोलेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड का आप स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद में आप एग्रीगेट डिमांड प्राइस का डायग्राम डिराइव करोगे, फिर आप एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का डायग्राम डिराइव करते हो, फिर उन दोनों डायग्राम्स को मिला के आपको एक तीसरा डायग्राम बनाना है, लेकिन वो ए वाला नहीं होता, ये वाला पूछा तो ही ड्रॉ करना है आपको। आप इस डायग्राम पे क्लोज कर सकते हो, ये वाला डायग्राम आता है बच्चों लोग थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ओके। Yes, so that's all for today children. Hope so you have understood. Any doubts you can get it clarified. लेकिन डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आपने बुक ही नहीं खोला तो आपको डाउट भी नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ आता नहीं रहेगा। सो प्लीज कीप लिटिल टाइम फॉर स्टडीज एज वेल चिल्ड्रन।
बिकॉज यू गॉट लॉट ऑफ फ्री टाइम, अब थोड़ा ना थोड़ा तो पढ़ाई कर ही सकते हैं मतलब हम लोग, ठीक है। जब भी एग्जाम रहेगा तो अच्छा जाएगा आपके लिए। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपना 6 वाला चैप्टर खत्म होगा और फिर हम लोग 7th कंजम्पशन फंक्शन की तरफ जाएंगे। सो टिल देन बाय।